नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतरीन चल रही होंगी। 2023-24 के सत्र के लिए हमने कक्षा 12 की शुरुआत कर दी थी और राजनीति विज्ञान हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर। ये एक दल के प्रभुत्व का अर्थ क्या है और कौन से दौर की बात यहाँ पे करी गई, कौन से एरा की यहाँ पर बात करी गई, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज उसका लेक्चर नंबर 1 है और ये है चाचा नेहरू। और चाचा नेहरू की तस्वीर क्यों लगाई है, कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि ये चैप्टर काफी लिंक होगा चाचा नेहरू से, बिल्कुल होगा। चलिए जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, ठीक है। और उससे पहले एक जो इंट्रोडक्शन आएगा वो परिचय जो है वो परिचय हम लोगों को पढ़ना है। तो लोकतंत्र को स्थापित करने की हमारे लिए चुनौती कैसे थी, क्यों थी, वो जानेंगे। फिर पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का जो प्रभुत्व है उस पर बात करेंगे। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या रही वो जानेंगे और फिर धीरे धीरे विपक्षी पार्टियों का उद्भव होना, उनका उदय होना, उसके बारे में जानेंगे। फिर जैसे गठबंधन की सरकारें बनना शुरू होती है, ये सब कुछ जो प्रक्रिया है वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। चलिए आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे परिचय और लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इंट्रोडक्शन को। बच्चों सबसे पहले बात, आज इस चैप्टर से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं। इस साल 2023-24 को लेकर करके एनसीईआरटी ने, जो हम एनसीईआरटी की किताबों को टारगेट करते हैं, उन एनसीईआरटी की किताबों में कुछ बदलाव कर दिए गए हैं, ठीक है ना। कौन कौन से चैप्टर डिडक्ट हुए हैं वो मैं आपको डिटेल में आपके लिए एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, परंतु इस किताब में से आखिरी में जाकर के एक चैप्टर कम करा गया है और जो समकालीन विश्व राजनीति वाली किताब है उसमें से चैप्टर 1 हटा दिया गया है, शीत युद्ध का दौर हटा दिया गया है, ठीक है। तो वो अगर आप नहीं भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और पर जानकारी के लिए पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक चैप्टर 3 था वो भी हटा दिया है। ये 2 चैप्टर हटा दिए गए। पहले टोटल 9 इस किताब में थे, समकालीन विश्व की राजनीति, और 9 इस स्वतंत्र भारत की राजनीति वाले में थे। टोटल 18 चैप्टर हुआ करते थे, अब 3 हटा दिए, 2 विश्व वाली में से और 1 भारत वाली में से। अब टोटल 15 चैप्टर हमारे पास है। तो ये जो चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर और चैप्टर 3 जो था अमेरिका का वर्चस्व के बारे में था वो, तो ये 2 चैप्टर्स हटा दिए गए। परंतु एक जो बड़ी बात है वो ये है कि बीच में इन्होंने चैप्टर 2 को रखा है, चैप्टर 2 को रखा है। परंतु समस्या यह है कि चैप्टर 2 को समझाने के लिए हमें चैप्टर 1 को समझना जरूरी है। चैप्टर 2 को समझाना है, अगर चैप्टर 2 हम चाहते हैं कि बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो जाए तो काफी ऐसी चीजें हैं जो हमें चैप्टर 1 को समझानी होगी। तो इसलिए आप लोग चैप्टर 1 के वीडियोस हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप वो उनको देखिएगा। आपके चाहे एग्जाम में ना आए, चाहे आपके कोर्स में ना आए, परंतु आप चैप्टर 2 को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं चैप्टर 1 के वो वीडियोस देखिएगा। और फिर चैप्टर 3 डिडक्ट कर दिया तो अपन नहीं पढ़ाएंगे और मुझे ऐसा लगा कि नहीं पढ़ाना जरूरी है, पढ़ाना चाहिए, तो अपन पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे और बाकी डायरेक्ट चैप्टर 4 पे हम लोग डिस्कशन करना शुरू कर देंगे। चलिए वो बात की बातें हैं, पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति और उसमें अध्याय 2 हम पढ़ रहे हैं। उसका इंट्रोडक्शन, उसके परिचय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो चैप्टर का नाम दिया गया है उसको समझिए, एक दल के प्रभुत्व का दौर, ठीक है। एक दल के प्रभुत्व का दौर, दल का मतलब यहां पे क्या है, दल का मतलब है बच्चों राजनीतिक दल की यहां पे बात करी गई है, यहां पे पॉलिटिकल पार्टी की बात करी गई, उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी की जिनके बारे में आपने कक्षा 10 में राजनीतिक दल के नाम से पूरा एक चैप्टर पढ़ा था। उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की जो हम संविधान वाली किताब में पढ़ करके आए थे, भाई इस पार्टी के इतने नेता संविधान सभा में चुन करके गए थे। यहां पर उसी दल की, उसी पार्टी की, उसी पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल की बात करी गई है। कहा गया एक दल के प्रभुत्व का दौर। देखो अब 2 शब्द देखिएगा, एक होता है बच्चों एक दलीय शासन व्यवस्था, एक दलीय शासन व्यवस्था, और हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एक दलीय प्रभुत्व, एक दलीय प्रभुत्व। दोनों में डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को समझिए आप लोग। अगर जब मैं कहता हूं कि एक दलीय शासन व्यवस्था है, एक दलीय शासन व्यवस्था का मतलब यह होता है कि वहां पर उस देश में एक ही पार्टी का, 1 पार्टी ही रहेगी और उसी का शासन चलेगा। मतलब वहां पर वो एक ही पार्टी है, वही चुनाव लड़ती है, वही जीतती है, वही शासन करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं 1991 से पहले जो सोवियत संघ था, उस सोवियत संघ में सिर्फ और सिर्फ साम्यवादी दल ही एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव लड़ती है, जीतती है। चाइना में जो है आज कम्युनिस्ट पार्टी है वो ऐसी है। तो वहां पर एक दलीय शासन व्यवस्था है। वहां का संविधान ये कहता है कि यहां पर एक ही पार्टी रहेगी, एक ही दलीय व्यवस्था रहेगी, दूसरी रहेंगी तो कॉम्पिटिटर्स नहीं है या उनको इतनी आजादी नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके और केंद्र में और राज्यों में सरकारें बना सके। तो एक पार्टी या एक दलीय शासन व्यवस्था का अर्थ यह होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी होगी, वही चुनाव लड़ती है और वही देश पर शासन करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने चाइना की बात करी।
हमारा चैप्टर कहता है कि एक दल प्रभुत्व। अब एक दल प्रभुत्व, प्रभुत्व का मतलब क्या होता है? डोमिनेंस। प्रभुत्व का मतलब होता है डोमिनेंस। देखिए डोमिनेंस का मतलब यह है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं आज ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति पर मेरे विचारों का काफी प्रभाव है, इस व्यक्ति पर मेरे विचारों का काफी प्रभाव है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मेरे ही विचार सुनता है, वो और भी किसी व्यक्ति के विचार सुन रहा होगा। हो सकता है कि आज तक वो जो मेरे विचारों का प्रभाव मान रहा है, कल से वो मेरे विचारों को छोड़ करके उस व्यक्ति के विचारों को मान सके। बिल्कुल पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि वो मेरे विचारों को छोड़ करके किसी दूसरे टीचर के या दूसरे व्यक्ति के विचारों को मानना शुरू कर दे। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, उसके विचारों पर मेरा प्रभुत्व था, मेरा प्रभाव था, वो मेरी बात माना करता था, मेरे विचारों को अपनाया करता था। तो प्रभुत्व का मतलब होता है डोमिनेंस, दबदबा होना, वर्चस्व होना। तो यहां पर हमने क्या कहा? एक दल का प्रभुत्व, मतलब एक दल का दबदबा रहा है, वन पार्टी का वर्चस्व रहा है। पार्टियां और भी हैं, और भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चुनाव उन पॉलिटिकल पार्टीज ने भी लड़े हैं, उनको भी पूरा पूरा अधिकार है केंद्र में, राज्यों में सरकारें बनाने का, परंतु काफी लंबे समय तक एक पार्टी का डोमिनेंस रहा है, एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है। और वो पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। वो पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। और कांग्रेस का कब से कब तक प्रभुत्व रहा? हम बात करें 1947 से लेकर के अगर मैं कहूं 1989 तक, अगर मैं कहूं कि कांग्रेस पावरफुल रही है, कांग्रेस का दबदबा भारत में रहा है, कांग्रेस का वर्चस्व भारत में रहा है, कांग्रेस का प्रभुत्व भारत में रहा है, तो शायद मैं गलत नहीं। और मैं फिर ये कहूं कि 1989 से लेकर करके 2014 तक का देखें तो फिर गठबंधन सरकारों का दौर रहा है, फिर गठबंधन सरकार का वर्चस्व हो रहा है। गठबंधन सरकार क्या होती है? ऐसी सरकारें जहां पर दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है, उन्हें गठबंधन सरकार कहते हैं। और 2014 के बाद हम कहें तो हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है, क्योंकि लगातार 14 में भी और 19 में बैक टू बैक एक बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बना रही है। तो ये एक लंबा टाइम पीरियड, इस लंबे टाइम पीरियड में किसका प्रभुत्व है? कांग्रेस का प्रभुत्व है। तो इस जो पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि ये जो वाला टाइम पीरियड, इसमें जो कांग्रेस का डोमिनेंस रहा है, जो कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है, वो प्रभुत्व क्या इफेक्ट डालता है, और कांग्रेस का ये प्रभुत्व या कांग्रेस का प्रभाव क्यों है भारतीय जनता पर, क्यों बार बार भारत की जनता कांग्रेस को चुनकर के लेकर के आ रही है, कांग्रेस किस प्रकार से हर इलेक्शन में जनता को कह रही है कि हम आपका विकास करेंगे और लोग उनको चुन रहे हैं। ऐसा क्या कारण था कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी और राजनीतिक दलों के होने के बावजूद भी कांग्रेस ही सत्ता में जा रही है, कांग्रेस की केंद्र में सरकार बन रही है, कांग्रेस की अधिकांश राज्यों में सरकार बन रही है? ये क्यों? तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रभुत्व की बात, हम पढ़ रहे हैं डोमिनेंस की बात, हम पढ़ रहे हैं प्रभाव की बात। अब दोनों में अंतर क्या है? यहां पर इन देशों का संविधान यह कहता है कि एक ही पार्टी रहेगी, एक पार्टी के अलावा कोई दूसरी नहीं रहेगी, पर यहां पर भारत के संविधान का यह कहता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टियां हैं, जिसको पार्टी बनानी पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो, और हिम्मत है तो आप जीत करके सरकार बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परंतु हम बात करें एक टाइम की, एक दौर की, एक ऐसे एरा की जब एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है, और वो प्रभुत्व किसका है? कांग्रेस का है। और टाइम पीरियड कब से कब? 1947 से 1989 का रहा है। तो चैप्टर का क्या नाम है? एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो एक दल प्रभुत्व किसका है? कांग्रेस का। और दौर का मतलब एरा, वो टाइम पीरियड, और वो टाइम पीरियड कौन सा है? ये वाला टाइम पीरियड। तो हमें इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं ये जान रहा है कि लोकतंत्र को स्थापित करने में कांग्रेस का क्या योगदान रहा है, और शुरुआती इन दौर में किस प्रकार से भारतीय जनता के दिमाग पर किस प्रकार से कांग्रेस का प्रभाव रहा है, वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहां पर जो मैंने आपको क्लियर करा है वो चैप्टर के रिगार्डिंग क्लियर करा है। चैप्टर का जो नाम है वो मैंने क्लियर कर दिया है कि एक दलीय शासन व्यवस्था में और एक दल के प्रभुत्व में अंतर होता है। कभी भी आपको कोई ये कहे कि भारत में एक दलीय शासन व्यवस्था थी कुछ समय के लिए क्योंकि कांग्रेस ही कांग्रेस का राज था, तो गलत था। वो एक दल का प्रभुत्व था। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1989 तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है, 89 से 2014 तक अगर आप देखें, 2014 तक देखते हैं तो गठबंधन सरकारों का रहा है, और 14 से लेकर के अभी तक की हालात देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व भारत की जनता पर रहा है, उनका डोमिनेंस रहा है। चलिए अब बात करते हैं आगे। हम लोग चैप्टर 1 में 3 चुनौतियों की बात करके आए थे। वो 3 चुनौतियां क्या थी? पहली थी एकता की, दूसरी लोकतंत्र की, और तीसरे विकास की, जिसको हमने एक शॉर्ट ट्रिक के साथ याद भी करा था, एलोवेरा बोल करके। एकता, लोकतंत्र, विकास, ये राष्ट्र की चुनौतियां हैं। तो हमने एकता के बारे में पहले चैप्टर में बड़े विस्तार से पढ़ लिया। एकता के में हमने क्या पढ़ा कि किस प्रकार से जो रजवाड़े हैं उनको जोड़ना जरूरी था, और किस प्रकार से रजवाड़ों को जोड़ने के बाद राज्यों का पूर्ण गठन किस प्रकार से करना था, यह हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरी चुनौती हमारे पास थी लोकतंत्र की। अब अगर बात करें लोकतंत्र, तो लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ हम बचपन से यही निकालते आ रहे हैं कि जनता की व्यवस्था। लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब व्यवस्था, जनता की व्यवस्था है, और जनता में सभी शामिल होंगे, सबको उनके अधिकार मिलने चाहिए, सबके पास मताधिकार होने चाहिए, हर चीज, हर
वस्तु सबके पास उपलब्ध होनी चाहिए, वही लोकतंत्र होगा, वही सच्चा लोकतंत्र होगा। और ये लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ संविधान सभा में बैठे लोगों ने नहीं सोचा था। ये स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा, तब से लोग सोचते आ रहे थे कि जिस दिन हम आजाद हो जाएंगे हम देश में लोकतंत्र स्थापित करेंगे, जिस दिन हम आजाद हो जाएंगे उस दिन हम लोकतंत्र स्थापित करेंगे। और भारत के संविधान ने वो काम करके दिखाया, लोकतंत्र की स्थापना करी। परंतु सिर्फ और सिर्फ संविधान में लिख देना काफी नहीं था, उसे अमल करना, उसे लागू करना एक बड़ी चीज थी। और वो लागू करना, उसे अमल करना ही देश के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जो कि हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र को स्थापित करने में हमारे सामने क्या क्या चुनौती आई है। लोकतंत्र की जब बात करते हैं, सीधा सा हमारे दिमाग में एक ही बात जाती है, वो है चुनाव। हमारे दिमाग में सीधी सी एक ही बात जाती है, दैट इज इलेक्शन। कि लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? चुनाव होंगे। चुनाव का मतलब यह है कि लोग वोट डालेंगे। मतलब सीधा सा मुद्दा इतना सा है कि सबको वोट डालने का अधिकार मिल जाए, सबको राइट टू वोट मिल जाए, बस इतनी सी है, राइट टू वोट। तो ये तो हमारे संविधान ने दे दिया था। 21 साल से जो भी ऊपर के लोग हैं उन सबको वोटिंग का अधिकार दे दिया। फिर बाद में 18 साल कर दिया गया था। चाहे आप किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी पंथ के हो, कोई सा ही आपका लिंग हो, कैसा ही आपका रंग हो, कैसी आर्थिक स्थिति हो, हर व्यक्ति का वोट डाला जाएगा और हर व्यक्ति के वोट को समान माना जाएगा। देश का राष्ट्रपति वोट डाले तो भी एक है और देश का मजदूर वोट डाले तो भी एक है, पुरुष वोट डाले तो भी एक, महिला वोट डाले तो भी एक, सबका वोट एक समान भारत के संविधान ने यहां पर कर दिया। अब चुनौती यह नहीं थी कि संविधान ने तो कर दिया, ये तो हमें बिल्कुल क्लियर था, परंतु अब उस चीज को अमल करना जरूरी था। अमल करना कैसे? मैंने क्या कहा कि समाज में काफी कुरीतियां रही और समाज में कुछ वर्गों का वर्चस्व रहा। अगर मैं कहूं कि अगर उस समय जो अमीर लोग हैं, जो रिच लोग हैं, अब अमीर को भी वोट का अधिकार है, गरीब को भी वोट का अधिकार है, तो क्या कभी अमीर चाहेगा कि गरीब उनके बराबर सत्ता में आए? कभी नहीं चाहेगा। कभी वो चाहेगा कि हम जो डिसीजंस ले रहे हैं वो डिसीजंस ले नहीं लेगा। तो ये चुनौती थी। चुनौती यह थी कि जो उच्च जाति के, उच्च वर्ग के लोग हैं, क्या वो लोअर कास्ट को, बैकवर्ड कास्ट को वोट डालने का अधिकार के लिए सहमत हो जाएंगे? क्या उनको डालने देंगे? बड़ी चुनौती थी। क्या जो पुरुष है, जो मेल है कम्युनिटी है, वो क्या फीमेल्स के लिए एग्री हो जाएगी? तो ये हमारे सामने कुछ ऐसे बात चैलेंज थे। कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लिटरेट लोग हैं, वो क्या इलिटरेट अशिक्षित लोगों के लिए रेडी हो जाएंगे? सिर्फ उस समय जब पहली बार चुनाव हुआ 15% लोग भारत में पढ़े लिखे लोग थे, बाकी 85% की आबादी अशिक्षित थी। तो ऐसे समय में कैसे वोट डलाए जाए और क्या जो पिछड़े समुदाय हैं, इनको क्या अगड़े समुदाय उनको वोट डालने के लिए, उनको सत्ता में भागीदार बनाने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे? ऐसा मानवीय लोकतंत्र स्थापित करना एक चुनौती था। और एक ऐसे देश में जहां की 85% जनसंख्या अशिक्षित हो, एक ऐसे देश में जहां पे काफी सामाजिक कुरीतियां हो, एक ऐसे देश में जहां पे लोगों को सच में मतदान का अर्थ भी ना पता हो, वहां पर चुनाव कराना और वहां पे लोकतंत्र को स्थापित करना, यह हिमालय छड़ना जैसी एक चुनौती थी। एक बड़ी चुनौती भारत की उस समय अंतरिम सरकार के सामने थी, भारत के उस समय संविधान निर्माताओं के सामने थी कि पहला जो प्रथम चुनाव हो हमारा, वो ऐसा होना चाहिए कि जो लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ बड़े देशों में या अमीर देशों में या पढ़े लिखे देशों में ही स्थापित हो सकता है, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा मारना होगा और उनको बताना होगा कि भारत में अशिक्षित लोग हैं फिर भी लोकतंत्र स्थापित हो सकता है, भारत में गरीब भी है, भारत में सामाजिक भेदभाव भी है, फिर भी लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। लोकतंत्र ये नहीं देखता कि कहां पर होना है, कहां पर नहीं। अगर लोगों ने चाहा है तो लोकतंत्र हर जगह स्थापित हो जाएगा। तो हमें इस चैप्टर में यह पढ़ना है कि हमें लोकतंत्र कैसे स्थापित हम लोग कराएंगे। संविधान ने लिख दिया है, संविधान लागू हो चुका है। संविधान लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। और अब 26 जनवरी 1950 के लागू होते ही और संविधान में एक बात कही गई कि चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। तो 26 जनवरी 1950 से ही एक भारतीय निर्वाचन आयोग काम करना शुरू कर देता है, भारतीय निर्वाचन आयोग। अब ये जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसमें एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, मतलब हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो वो अधिकारी कौन है? तो वो अधिकारी है सुकुमार सेन जी। सुकुमार सेन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। ये एक एक मार्क्स में पूछ लिया जाएगा और ये आज के लिए नहीं, आगे तक के लिए आपके लिए काम आएगा कि पहले निर्वाचन आयोग के अधिकारी कौन थे, मुख्य अधिकारी कौन थे? तो सुकुमार सेन जी थे। कब बने? 1950 में बने। अब संविधान बनकर के तैयार हो चुका है, 26 जनवरी को लागू हो चुका है। माननीय राष्ट्रपति जी ने शपथ ले ली है और शपथ लेकर के देश के राष्ट्रपति के पद को गौरवान्वित कर दिया है। और अब भी तक 1950 तक देश को चला कौन रहा है? एक अंतरिम सरकार चला रही है, एक इंटरिम सरकार चला रही है। वो इंटरिम सरकार, वो अंतरिम सरकार, वो टेम्परेरी सरकार, वो सरकार जो ना तो लोगों द्वारा निर्वाचित थी,
बिल्कुल नहीं थी। वो तो नेहरू जी ने जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी और जो अच्छे ज्ञाता लोग थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था। ठीक है, सभी पार्टी के लोग थे उस मंत्रिमंडल में, सभी थे, सभी वर्गों के लोग थे, वो सरकार चला रही थी। परंतु अब जब संविधान तैयार हो चुका है तो अब ये समय आ चुका था कि देश को पहली निर्वाचित सरकार मिले, देश को पहली निर्वाचित सरकार मिले और सभी राज्यों को भी अपने अपने राज्यों की निर्वाचित सरकारें मिलती जाए। तो अब यहां पर पहले चुनाव का बिगुल बजेगा कि पहला लोकसभा का चुनाव होगा और लोकसभा में उस समय कितनी सीटें बनाई गई, 489 सीट्स। कितनी बच्चों? 489 सीट्स लोकसभा में बनाएगी और टोटल हर राज्यों को मिलाकर करके उनकी विधानसभाओं में कितनी थी, 3200 सीटें उस समय विधानसभाओं में मिलाकर के रखी गई। अब यह था कि भाई अब चलो संविधान लागू हो गया है तो अब पहला निर्वाचित चुनाव करा दो, लोगों को बोलो चलो भाई मतदान करने चले, हम मतदान करने चलेगा, हम वोट डालने जाओ और अपनी पहली सरकार को चुनो। और पहली सरकार के लिए जो चुनाव होते हैं वो होंगे बच्चों 1951 के अक्टूबर से लेकर करके 1952 के फरवरी तक। 1951 के अक्टूबर से लेकर के 1952 के फरवरी तक के चुनाव चलते हैं और 1952 के फरवरी के बाद नतीजे आ जाते हैं, सरकार बन जाती है और इसलिए हम पहला जो लोकसभा का चुनाव कहते हैं वो 1952 में कहते हैं। उसके बाद हर 5 साल में चुनाव होना शुरू हुए, 52 में, 57 में, फिर यूं चुनाव की जो कड़ी है वो आगे से आगे चलती रही। कुछ समय बीच बीच में विविधताएं आई, चुनाव 4 साल में हुए, कहीं पर बाद में 6 साल में हुए, वो थोड़ा सा आपातकाल वाले दौर पर चर्चा करेंगे, परंतु पहला जो चुनाव है वो 1952 में हुआ। ये एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब आओ, अब ये देखते हैं कि क्या क्या समस्याएं हमें पहले चुनाव कराने में आई। ठीक है, एक बात आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, हमारा जो इतिहास है ना, हमें इतिहास से बहुत कुछ मिला है। हम जो आज कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, हम बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। हाँ बस ऐसा ऐसा चुनाव हुआ होगा, ये पढ़ने में भी शायद बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है, हम फील भी करते होंगे यार बहुत समस्या उस समय महसूस करी गई होगी, परंतु ये मानिए कि आज आप जिस दौर में जी रहे हैं, आज आप जिस वक्त में जी रहे हैं, वो वक्त बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। आज बड़ी सुविधाओं के साथ हम लोग जी रहे हैं, चाहे किसी भी में भी देख लीजिए। तो आज के चुनाव आप देखिए और उस समय के चुनाव जब आप देखेंगे ना, तो आप सोचिए कि हमारे जो पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे सुकुमार सेन जी, उन्होंने कितने मेहनत करी होगी, कितने प्रयास करे होंगे, कितने प्रयास करोगे। तो हर व्यक्ति का हमें मन में आदर होना चाहिए, हर व्यक्ति ने इस देश के निर्माण में एक बड़ा योगदान दिया है। आइए देखते हैं कि पहले लोकतांत्रिक चुनाव कैसे होते हैं और दुनिया के अलग अलग बड़ी बड़ी मैगजीन्स जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या कहती है, भारत के लिए क्या कहती है, लोकतंत्र के लिए क्या कहती है कि भारत में लोकतंत्र स्थापित हो ही नहीं सकता। परंतु हमारे भारतवासियों ने उन्हीं मैगजीन्स के जो एडिटर है, संपादक है, उनके मुंह पे करारा तमाचा मारा और 50% से ज्यादा वोटिंग उस समय हुई। आइए शुरू करते हैं। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। अपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। भाई जैसे ही भारत आजाद हुआ उस समय से हमारे सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौती है। कौन कौन सी चुनौती थी? एकता की, लोकतंत्र की, विकास की। एकता की हम अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, लोकतंत्र हम क्लियर कर रहे हैं और विकास आगे क्लियर हो ही जाएगा। ओके, ऐसी चुनौतियों की चपेट में आकर कई अन्य देशों के नेताओं ने फैसला किया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता। देखिए, अब आप ये भी देखिए कि जब हम आजाद हुए हैं उस समय काफी एशिया और अफ्रीका के देश हैं जो उपनिवेशवाद के चंगुल से आजाद हुए हैं, वो भी अभी आजाद हुए हैं और हम भी अभी आजाद हुए हैं। परंतु जो दूसरे देश, काफी ऐसे देश हैं जिन्होंने क्या सोचा, बोले नहीं नहीं अब भी लोकतंत्र नहीं अपनाना, लोकतंत्र अपनाएंगे तो क्या होगा, फिर लड़ाई झगड़ा होगा और सब कुछ होगा, इससे बढ़िया क्या है तानाशाही अपना लो, मैं राजा बन जाता हूं, मैं सब कुछ हूं, बस तुम मेरी बात मानते जाना, सबको एक करने के चक्कर में। परंतु उन बेवकूफों को यह नहीं बताता कि अगर एक बार गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने अपने पैर जमा लिए तो किसी भी हालत में गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं हटती है, लोकतंत्र का आना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ये चीजें आपने 2006 का नेपाल आंदोलन आपने देखा होगा, जब आपने क्लास 10th में पढ़ा नेपाल के बारे में, उस समय देखा होगा। आपने क्लास 11th की कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक में काफी जगह देखा होगा कि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चल रही थी, उनमें लोकतंत्र को लाना बड़ा मुश्किल हो गया था। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। तो अब ये जो दूसरे देश के नेता हैं वो कहते हैं कि लोकतंत्र से पहले हमारी जो प्राथमिकता है वो हमारी एकता है। बिल्कुल सही बात है, गलत भी नहीं है वो अपनी जगह, और ये एकता उनकी पहली प्राथमिकता है। तो उनसे ये पूछो भैया, क्या हमारे लिए एकता प्राथमिकता नहीं थी क्या? तुम्हारे यहाँ पर एक एक दो दो जाति वर्गों के लोग रहते हैं, हमारे यहाँ पर, हमारे भारत के लिए कहा जाता है विविधताओं में एकता। हमारे देश में जितनी विविधता है उतनी विविधता तो कहीं नहीं है। हमने विभाजन जैसा दर्द सहा और आप हमसे कहते हो कि हम एकता की चिंता नहीं करते, हम यूनिटी की चिंता नहीं करते। हमने रजवाड़ों के आगे हाथ जोड़े कि भाई भारत में मिलो,
क्या हमें चिंता नहीं है एकता की? हम राज्यों के पुनर्गठन के बारे में सोच रहे हैं, क्या हमें चिंता नहीं है एकता की? तो भारत से बड़ा एकता का मिसाल तो कुछ हो ही नहीं सकता। भारत ने एकता पर भी ध्यान दिया है और लोकतंत्र को स्थापित करने पर भी ध्यान दिया है। यहां पर जो उस समय उन देशों में जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने क्या करा, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एकता के आड़े में अपनी इच्छाएं पूरी कर ली। उन्होंने सोचा अब आजाद तो हो ही गए हैं, अब क्या करता हूं, इतने समय तक अंग्रेज राज कर रहे थे, अब इन लोगों पर मैं राज कर लेता हूं, मैं शासन करने लग जाता हूं, आज से सारी बातें मेरी मानी जाएगी। और लोगों ने पूछा क्यों भाई, आप क्यों, लोकतंत्र क्यों नहीं? तो बोले देखो एकता, हमारे देश की एकता जरूरी है, हमारे देश की अखंडता जरूरी। परंतु उस समय अगर लोग ये जान लेते कि देखो भारत भी एकता को भी बचा कर रख रहा है और भारत लोकतंत्र को स्थापित कर रहा है, तो जहां जहां पे गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने पैर जमाए थे वहां पर नहीं जमते। तो ये दूसरे देश के नेता कहते हैं कि हमारी राष्ट्रीय एकता इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र अगर हमने अपना लिया, अब लोकतंत्र तो क्या है, जनता की व्यवस्था है, वो तो हर वर्ग को अपनी बात रखने का मौका देगा, वो तो हर वर्ग को आगे ले जाने की बात कहेगा। दो वर्गों की बात सुनेंगे तो दो में संघर्ष होगा, मतभेद होगा, दंगे होंगे, झगड़ा होगा, सब कुछ होगा। तो इससे अच्छा है कि लोकतंत्र को साइड में कर दो। मतलब लोकतंत्र जो एक दो कमियों को देखा और बाकी लोकतंत्र की अच्छाइयों को साइड में रख करके लोकतंत्र को उठा करके साइड में रख दिया और कह दिया हम तो गैर लोकतांत्रिक में ही खुश हैं। उपनिवेशवाद के चंगुल से आजाद हुए कई देशों में इसी कारण अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं कायम हुई। तो उपनिवेशवाद से जितने भी देश, ज्यादातर देश जो आजाद हुए, उनमें अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं लागू हुई। देखो बच्चों, अलोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी शासन व्यवस्था जो लोकतांत्रिक ना हो, ठीक है, जहां पर लोकतंत्र ना हो। बोले सर ऐसी कौन सी होगी? राजतंत्र आप मान लीजिए, तानाशाही आप मान लीजिए, सेना का शासन आप मान लीजिए, या जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है और वो कहता है कि मैं ही खड़ा होऊंगा और सबको मुझे वोट करना है, वो भी लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ ये आता है बच्चों, चयन। आपके पास चयन करने का मौका होना चाहिए, आपके पास चुनने का मौका होना चाहिए। अगर आपके पास चुनने का मौका है तो फिर वो लोकतंत्र है। चाहे वो किसी भी फील्ड में उठा करके देख लीजिए, आपके पास 10th के बाद भी चुनने का मौका था। आप साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो। आर्ट्स में तो इतना चुनने का मौका था कि पॉलिटी लूं या इको लूं, ज्योग्राफी लूं, हिस्ट्री लूं, फिलोसफी लूं, सोशियोलॉजी लूं, तो ये भी लोकतंत्र है बच्चों। लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ है चयन करना, और जहां पर आपको चयन का मौका ना मिले वो सारी व्यवस्थाएं गैर लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक आ जाती है। इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे। अभी जो अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वो कई रूपों में थी। आइए, कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था। कहीं कहीं पर क्या हुआ, थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, वो जैसे नाम मात्र कि हाँ भैया ये नेताजी हैं और इन्हीं को वोट करना है, इन्हीं को जिताना है, सब कुछ ये, तो थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा। परंतु वहां पे जो सारा का सारा जो पावर है, जो मेन लीडरशिप है, वो किसी ना किसी एक नेता के हाथ में चली जाती है, एक लीडर के हाथ में चली जाती है। एक लीडर ही सब कुछ संभाल लेता है। तो मैंने क्या कहा, जहां चयन के अवसर ना हो वह लोकतंत्र नहीं है। तो कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ तो कहीं कहीं पर एक दल का शासन कायम हो गया। अब एक दल के शासन का मतलब भी यही हुआ, आपको चुनने का तो अवसर मिला ही नहीं। आपको चुनने का अवसर कहां मिला? ये कहा गया कि भाई आपको इसी पार्टी को वोट देना है, इसी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं इन्हीं को सपोर्ट करना है, तो फिर चुनने का मौका मिला नहीं, तो लोकतंत्र नहीं। कहीं कहीं पर सीधे सीधे सेना ने सत्ता की बागडोर संभाल ली, और कहीं कहीं पर जो सेना है, जो मिलिट्री है, उसने सत्ता की बागडोर संभाल ली, पावर को अपने हाथ में ले लिया कि भैया आज से सेना ही रूल करेगी। तो ये सब अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जहां पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र हुआ पर एक नेता के हाथ में सारी पावर रही हो, कहीं पर एक दल का राज रहा हो, या कहीं कहीं पर सेना ने पावर संभाल रही हो। सारी की सारी अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं। नोट, एक बार कहीं अलोकतांत्रिक शासन के पांव जम गए तो फिर उससे बदल पाना मुश्किल होता गया। देखो, अब जहां जहां पर अलोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं लागू हुई और उन लोगों से पूछा गया कि क्या आप लोग लोकतंत्र के समर्थक नहीं? उन्होंने बोला जी हम लोकतंत्र के समर्थक हैं, परंतु कुछ समय बाद लोकतंत्र को लागू कर देंगे, कुछ समय बाद हम लोग लोकतंत्र को लागू कर देंगे। आप क्लास 10th का तमिल और सिन्हाला का याद करिए। सिन्हालाओं ने बहुसंख्यकवाद के आधार पर सरकार बनाई थी। अगर वो सरकार ये कहते कि हम 3 साल 4 साल जब तक संविधान तैयार नहीं हो जाता है तब तक बना करके रखेंगे, फिर एक चुनाव कराएंगे, उसमें तमिल भी भागीदारी और सिन्हाला की भी भागीदारी होगी, तो शायद जो श्रीलंका में हुआ वो ना होता। परंतु उन्होंने क्या करा, वो भी एक अलोकतांत्रिक तरीका ही था, बहुसंख्यकवाद, जिसकी संख्या ज्यादा हो उसका राज शासन में हो, तो उन्होंने अपना राज्य जमा लिया, वो बहुसंख्यकवाद, वो भी गलत था। फिर उसमें क्या हुआ वो नतीजा आप लोगों ने देखे। तो इन देशों ने ये कहा कि हां कुछ दिनों बाद हम लोग लोकतंत्र को अपना लेंगे, परंतु जहां पर एक बार अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पांव जमा लेती है तो वो छोड़ने का नाम नहीं लेती है। ये बिल्कुल एक ऐसा है बच्चों जैसे किसी को कोई गलत लत लग जाती है, कोई बुरी आदत लग जाती है। अब वो बुरी आदत लग तो गई, ठीक है ना, और व्यक्ति क्या है, कोई भी बुरी आदत तो जब शुरू करता है, अरे आज बस
ये जो गलत काम है ना, मैं आज करूंगा, कल से छोड़ दूंगा। मतलब कल से छोड़ सकता था तो आज से भी छोड़ सकता था, पर नहीं, वो नहीं छोड़ पा रहा है, क्योंकि वो शुरुआत थोड़े से होती है गलत काम की, पर फिर वो धीरे 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 अपने पांव पसार लेता है और फिर उसको छोड़ना गलत आदत को बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। उसी प्रकार से है कि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जमाना तो आसान है कि आज से बस मेरा राज, कोई चिंता नहीं, कोई विधायिका नहीं, कोई कार्यपालिका नहीं, न्यायपालिका नहीं, सब कुछ मैं हूं, बड़ा आसान है। परंतु अब वहां से लोकतंत्र को लाना बड़ा मुश्किल है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आने के बाद लोकतंत्र आना बड़ा मुश्किल है। ये वैसे ही बच्चों, किसी ने कहा है कि बुरी आदत है ना, बुरी आदत हमें अच्छी लगती है पर वो हमारा जीवन कठोर बना देती है। अगर आप कोई बुरी आदत में फंस चुके हो तो क्या होगा, आपका जीवन आगे आगे बढ़ते जाओगे, जीवन में परेशानियां ही परेशानियां, कठोरता देखने को मिलेगी। और अच्छी आदतें अपनाते समय कठोर लगती है, बुरी लगती है, ठीक है, नियमित जीवन जीना, डिसिप्लिन में जीवन जीना, ये सब हमें बेकार लगता है, परंतु अच्छी आदतें हमारा जीवन मधुर बना देती है, हमारा जीवन प्यारा बना देती है। उसी प्रकार से है कि लोकतंत्र को अपनाना एक बार कठोर लग रहा होगा, ठीक है, टेंशन वाला लग रहा होगा, परंतु लोकतंत्र देश को एक तरक्की की राह पर, प्रगति की राह पर लेकर के जाती है। और अलोकतंत्र को अपनाना आसान लगा होगा, बस मेरा राज्य, ना ज्यादा कोई चिंता ना और कुछ संविधान कुछ भी नहीं है, सब बिंदास मस्त रहो, परंतु वो देश को गलत रास्तों पर लेकर के चली जाती है। ओके, भारत में भी परिस्थितियां बहुत अलग नहीं थी, लेकिन आजाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया। तो आप हमेशा ऋणी रहिए भारत के उन नेताओं का जिन्होंने हमें लोकतंत्र दिया, आप ऋणी रहिए उन लोगों का जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई, आप ऋणी रहिए उन लोगों का जिन्होंने आपके हाथ में इतना बेहतर और प्यारा संविधान सौंपा। तो अब जो समस्या यहां पर इन देशों के सामने थी, वही समस्या भारत के सामने भी थी, और कहीं ना कहीं भारत के सामने ज्यादा थी। हमने विभाजन का भी दर्द देखा है, ठीक है, वही समस्या थी और कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा समस्या थी। उसके बावजूद भी भारत के नेताओं ने बोला कि चाहे लोकतंत्र में हजारों समस्या हो, पर हम अपनाएंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र को अपनाने में चाहे मतभेद होता हो, कुछ भी होता हो, टकराव हो, कुछ भी हो, परंतु हम अपनाएंगे लोकतंत्र ही, क्योंकि वही बात आती है कि लोकतंत्र सही राह पर लेकर के जाता है, डेमोक्रेसी में सही राह पर लेकर के जाती है। लोकतंत्र से बेहतर शासन व्यवस्था अभी तक इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता तो वह आश्चर्य की बात होती, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से थी। देखो, अब अगर हमारे नेता और कोई रास्ता चुन लेते ना तो हम बड़े ही शॉक्ड होते, अरे यार कैसे, दूसरा रास्ता कैसे चुन लिया। स्वतंत्रता संग्राम के समय में तो बार बार में कहा जा रहा है कि नहीं, लोकतंत्र अपनाएंगे, लोकतंत्र अपनाएंगे, लोकतंत्र अपनाएंगे, और जैसे ही हम आजाद हुए हमने लोकतंत्र को भूल गए। श्रीलंका में जैसे मान लो, श्रीलंका वाले आजादी 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 चाहिए, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, और जैसे ही आजादी मिली तमिलों को गुलाम बनाने की सोच ली गई। तो वो तो गलत बात है ना, आश्चर्य भरा एक लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे नेताओं ने लोकतंत्र के बारे में संविधान सभा में बैठने से पहले आंदोलनों में सोच लिया था कि जिस दिन हम आजाद होंगे उस दिन हम लोग लोकतंत्र को अपनाएंगे। सभी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी नेता थे, सबकी दो बातों पर आम सहमति थी। एक तो क्या था कि हमें लोकतंत्र अपनाना है, और दूसरा हमें विकास करना है, सबका विकास करना है, समूचे समाज का विकास करना है। तो यहाँ पर हमारे नेताओं का ये मानना था कि लोकतंत्र से तो हमारा लगाव है, जुड़ा हुआ है, ये बापू है। तो जब आंदोलन में चल रहे थे तभी से तय था कि लोकतंत्र को ही अपनाना है। तो लोकतंत्र को अपनाने में कोई दो राय नहीं थी, सब रेडी था। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। लोकतंत्र में राजनीति की, पॉलिटिक्स की निर्णायक भूमिका को लेकर के वो सचेत थे कि भाई राजनीति का क्या रोल होगा, कैसे होगा, सब कुछ। वे राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे, वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। अब राजनीति या पॉलिटिक्स क्या है, यह अपन लोगों ने कक्षा 11 के राजनीतिक सिद्धांत वाली पहली किताब, दूसरी किताब में पढ़ा है। राजनीतिक सिद्धांत पहला अध्याय जो है, राजनीति क्या है, राजनीति वह है कि जो कुछ भी हो रहा है उस पर हम हमारे निर्णय रख रहे हैं, ये सब कुछ राजनीति, पॉलिटिक्स है। पर हमने पॉलिटिक्स को क्या बना लिया, कहीं घोटाला हुआ, राजनीति। किसी को गलती से प्रमोशन दे दिया गया, बोला ये तो बॉस को खास चाटुकारी आदमी है इसलिए उसको प्रमोशन मिल गया, राजनीति हो रही है, ठीक है, पर राजनीति वो नहीं है। तो हमारे राजनेताओं ने ये बोला कि राजनीति समस्या नहीं है, पॉलिटिक्स समस्या नहीं है, पॉलिटिक्स तो क्या है, समस्या का समाधान है। पॉलिटिक्स तो समस्या का समाधान है। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज आप ये देखिए कि हमारे देश में अनेकों राजनीतिक दल है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है। काफी पॉलिटिकल पार्टीज विशेष जातियों को समर्थन करने के नाम से बनी हुई कि भाई हम दलितों को समर्थित करेंगे, हम पिछड़े वर्ग को समर्थित करेंगे, हमारा मेन मुद्दा किसानों को समर्थन करना है, हमारा मेन मुद्दा महिलाओं के उत्थान के लिए है, महिलाओं का भला करने के लिए, ऐसा है। और काफी पार्टियां आप देखते हैं आंदोलनों में भी सपोर्ट करती है। अब ये आप चाहे उसको ये कहो कि वो राजनीति कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं,
परंतु इन राजनीतिक दलों के और इन राजनीति से महिलाओं का, पिछड़े वर्गों का उत्थान हुआ है, उनके मुद्दों को संसद में उठाया गया है। तो कहीं ना कहीं राजनीति समस्या नहीं थी, राजनीति समस्या का समाधान बनकर के आई। समस्या क्या थी? जो समस्या हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव है, लोगों के साथ भेदभाव है, उन समस्याओं को दूर करने का समाधान राजनीति था। हर समाज के लिए फैसला करना जरूरी होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा और वह किन कायदे कानूनों पर अमल करेगा। तो हर समाज के लिए फैसला करना जरूरी होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा, उसका शासन कैसे चलना चाहिए। अब शासन कैसे चलेगा? बोले लोकतंत्र के द्वारा चलेगा, जहां पे जनता वोट डालेगी, अपने शासक को चुनेगी, ठीक है। तो अब शासन में फिर लोकतंत्र में हम कौन सा अपनाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव वाला, प्रतिनिधित्वात्मक अपनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था अपनाते हैं या संसदीय व्यवस्था अपनाते हैं, कौन सी है वो सारी इसमें आ जाती है कि कौन से कैसा शासन चलेगा। फिर क्या बोला गया? वह किन कायदे कानूनों पर अमल करेगा। देखिए, ये एक देश, जो एक कंट्री होती है, उसमें शासन चलाना जरूरी होता है, ठीक है। शासन चलाना जरूरी है और शासन चलाने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस होना जरूरी है। अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? अराजकता फैल जाएगी। क्या फैल जाएगी? अराजकता। अब आप बोलोगे सर ये अराजकता क्या है? अराजकता का मतलब होता है जहां पर कोई कानून कायदे ना हो। भाई आज जैसे सड़क पे मैं जाता हूं तो मुझे पता है मुझे हेलमेट लगाना, नहीं तो मेरा फाइन लग जाएगा। क्यों लगाता हूं? क्योंकि कानून है। अगर कानून नहीं हो तो कोई भी यूं ही हेलमेट नहीं लगा रहा, कोई 150 की स्पीड में गाड़ी भगा रहा है, कोई उसके पास में से निकाल रहा है, ठीक है, कोई किसी के जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है, क्योंकि कोई कानून वानून है नहीं। तो ये अराजकता हो जाएगी। कोई अपनी मर्जी से सब कुछ चलेगा, कोई किसी को मार देगा, कोई किसी को कुछ गलत बोल रहा है, कुछ भी हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो एक कहते हैं ना, हमारा जो सिस्टमेटिक जो रूल चलता है, जो अच्छी तरीके से जो शासन व्यवस्था चलती है वो नहीं चलती, और जो अच्छी तरह शासन व्यवस्था नहीं चलती है उसे हम अराजकता कहते हैं। और अराजकता क्यों होती है? क्योंकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे तो अराजकता होगी नहीं। तो इसलिए क्या है कि हमें एक देश को अच्छे से चलाने के लिए शासन की आवश्यकता होती है, और शासन पे कंट्रोल रखने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की आवश्यकता होती है, और उन पर अमल करना भी जरूरी होता है। चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं, ठीक है। हमारे पास चुनने के लिए हमेशा कोई ना कोई ऑप्शन रहता है। किसी भी समाज में कई समूह होते हैं, इनकी आकांक्षाएं अक्सर अलग अलग और एक दूसरे के विपरीत होती है। देखिए, किसी भी समाज में कई समूह होते हैं, तो अब आप कोई भी समाज देख लो, सब में क्या है, बहुत सारे समूह होते हैं, अलग अलग जो वर्ग हैं वो होते हैं, और हर वर्ग की आकांक्षाएं जो है, इच्छाएं जो हैं, उनकी आवश्यकता, उनकी इच्छाएं अलग अलग होती है, और कभी कभार क्या होता है एक दूसरे से विपरीत भी होती है। जैसे हम बात करते हैं, क्लास 10 में पढ़ा था विकास चैप्टर, तो विकास क्या है? हर व्यक्ति के लिए अलग अलग विकास है, ठीक है। किसी के लिए कुछ विकास है, किसी के लिए कुछ विकास है। अब आप देखिए, हमारे देश में अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, पुरुष महिलाएं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं। अब सबकी अपनी अपनी आकांक्षा है। कोई क्या सोचता है? कोई सोचता है कि नहीं नहीं यार, ये ऐसा होना चाहिए तो बेहतर है कोई सोचता है ऐसा होना चाहिए तो बेहतर। तो अब अलग अलग समाज, हमारे समाज में अलग अलग समूह रहते हैं, और उनकी इच्छाएं, उनकी आकांक्षाएं अलग अलग है, परंतु लोकतंत्र ने इनको एक करके रखा हुआ है। ऐसे में हम विभिन्न समूह के हितों के आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं? देखिए, अब सवाल आता है कि जो विभिन्न समूह के जो हित हैं, उनके इंटरेस्ट है, जैसे मान लीजिए दो ग्रुप है, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई। अब ये दोनों की जो आकांक्षाएं, जो इच्छाएं, दोनों की अलग अलग है, ठीक है, दोनों की अलग अलग है। तो अब इनमें क्या होगा? अलग अलग होगा तो इनमें लड़ाई हो जाएगी। अब लड़ाई होगी तो फिर इन लड़ाई से, इस टकराव से हम कैसे निपट सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? इसी सवाल का जवाब है लोकतांत्रिक राजनीति। तो बस, अगर आपको हिंसा को टालना हो, आपको समाज में सामंजस्य, तालमेल बिठाना हो, तो उसका सीधा सा आंसर है लोकतांत्रिक राजनीति। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लोकतंत्र के हिसाब से राजनीति होनी चाहिए। और लोकतंत्र ये कहता है कि एक शासन व्यवस्था होगी, और शासन व्यवस्था के लिए नियम कानून कायदे होंगे, और नियम कानून कायदों की जो किताब है वही संविधान है। तो लोकतांत्रिक राजनीति होनी चाहिए। सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति की दो सबसे ज्यादा जाहिर चीजें हैं। देखो, क्या कहा है? सत्ता, पावर, और प्रतिस्पर्धा में कहूं कंपटीशन। राजनीति की दो सबसे ज्यादा जाहिर चीजें, जाहिर का मतलब क्या होता है? जो एक्सप्लेन हो जाती है, जो दिखती है लोगों को, ठीक है। राजनीति में हमें दो ही चीजें नजर आती है। पहली, सत्ता। ये पार्टी भाग रही, क्यों? क्योंकि उसको सत्ता चाहिए। ये पार्टी भी भाग रही है, उसको सत्ता चाहिए। और इन पार्टियों के बीच में कंपटीशन, नहीं साहब हमारी पार्टी बेस्ट है, हमारी पार्टी देश के लिए ये काम करेगी। वो बोलते हैं ना जी ना, उनकी पार्टी गलत है, हमारी पार्टी बेस्ट है, हमारी पार्टी को वोट दीजिएगा। तो सत्ता और प्रतिस्पर्धा ही हमें राजनीति में देखने को मिलती है। राजनीति मतलब सत्ता, पावर, पावर के लिए भाग रहा है, पावर चाहिए, पावर, पावर चाहिए।
प्रतिस्पर्धा नहीं नहीं नहीं, वो नेता गलत है, वो कहता है मेरे लिए गलत मत बोल, देख लेना ये गलत है, देखो जनता देखो ये गलत है। तो यहाँ पे सत्ता और जो प्रतिस्पर्धा है, पावर और कंपटीशन है, ये राजनीति की दो सबसे ज्यादा जाहिर चीज है। मतलब हमें अगर राजनीति में कुछ नजर आएगा, सबसे पहले सत्ता और प्रतिस्पर्धा नजर आएगी। ये पावर को लेकर के दर्शाया है, ठीक है। पुतिन साहब है, ठीक है, रशिया के प्रेसिडेंट, और रशिया के प्रेसिडेंट है मतलब अपने दोस्त है, क्योंकि रशिया भारत का दोस्त है तो अपने तो दोस्त ही है, ठीक है। हेलो पुतिन भैया, मजे में, ठीक है। युद्ध रुक गया या नहीं रुका भी, चलो देखते हैं बाद में। लेकिन राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का फैसला किया। पर राजनीतिक जो गतिविधि है उसका उद्देश्य क्या है? जनहित का फैसला करना। जनहित, जनता के हित, जनता के फायदे के लिए, जनता के भले के लिए फैसला करना, ठीक है। आपने देखा होगा कि कभी भी कोई एडवर्टाइजमेंट आता है और सरकार की तरफ से होता है तो जनहित में जारी, मतलब जनता के फायदे के लिए जारी हुआ है, वो सरकार के भले के लिए या किसी के लिए नहीं, जनता के फायदे के लिए, इसको इसलिए आप मानो। तो कोई भी राजनीतिक गतिविधि में जो काम करना होता है वो जनता के लिए करना होता है, और ये करना भी चाहिए, अच्छी बात भी है। और हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का फैसला किया कि हमें यही रास्ता चुनना है जहां पर हमें जनता के भले के लिए काम करना हो। और जनता के भले के लिए काम कहां पर होता है? लोकतंत्र में, क्योंकि बात हुई चुनने की तो चुना लोकतंत्र में ही जाएगा। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए, और यह संविधान 26 जनवरी 1950 से अमल में आया। तो संविधान के बारे में आप कक्षा 11 में बड़े ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, और मैं फिर एक बार कहता हूं कि अगर आपने कक्षा 11 की दोनों किताबों को नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं है बच्चों, परंतु जब भी आपको समय मिले ना, प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आप उन किताबों को पढ़िएगा, बड़े विस्तार से पढ़िएगा। आप लेक्चर्स देखिएगा, आपको पढ़ना हो जैसे पढ़िएगा, पर पढ़िएगा, दिल खुश हो जाएगा। बड़ी ही बेहतरीन किताब है और बड़े ही गहराई में जाकर के मैंने डिस्कशन करा है, ठीक है। हम भारत के नागरिक हैं तो हमें हमारे भारत के संविधान के बारे में पता होना चाहिए। तो 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत हो गया, बनकर के तैयार हुआ, 24 जनवरी को हस्ताक्षर हुए और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। यह हमारे भारत का संविधान की एक कॉपी, एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। वक्त का तकाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चला जाए। तो अब 1950 तक, 1947 से लेकर के 1950 तक देश का शासन कौन चला रही थी? अंतरिम सरकार, हम कह सकते हैं इंटरिम गवर्नमेंट या टेम्परेरी जो सरकार थी वो थी अस्थायी सरकार, ठीक है। तो पर अब समय आ चुका था कि अब जो देश को चलाए वो निर्वाचित सरकार चलाए, मतलब जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार चलाए। संविधान ने नियम तय कर दिए थे और अब इन्हीं नियमों पर अमल करने की जरूरत थी। तो संविधान ने कुछ नियम तय कर दिए थे, भाई इस प्रकार से चुनाव होगा, इस प्रकार से ऐसा होगा, ऐसा होगा, सब कुछ। तो संविधान ने नियम तय कर दिए, रूल्स और रेगुलेशन है वो संविधान ने तैयार कर दिए। अब बस जरूरत थी तो उन पर अमल करने की, उनको लागू करने की जरूरत थी। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। तो अब चुनाव कराने के लिए सबसे पहले तो संस्था की जरूरत थी, तो चुनाव आयोग का गठन करा गया और चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ। और यह है सुकुमार सेन जी, जो पहले चुनाव आयुक्त बने, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित किए गए। उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही किसी वक्त हो जाएगा। तो अब जनवरी में ही गठन हो चुका है, आयोग बन चुका है, ठीक है, अधिकारी अपॉइंट हो चुके हैं। तो ये उम्मीद थी कि 1950 में ही चुनाव हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 11 महीने पड़े थे, तो उम्मीद थी हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं था। तो अब चुनाव आयोग ने ये देखा कि भारत का आकार बहुत बड़ा विशाल देश है और विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो वहां पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना। स्वतंत्र का मतलब यह है कि किसी के दबाव में नहीं, ना सरकार के, ना न्यायपालिका के, ना राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, किसी के भी दबाव में ना होकर के बिल्कुल फ्री होकर करके चुनाव कराया जाए। और निष्पक्ष का मतलब यह है कि किसी पार्टी, किसी व्यक्ति के पक्ष में ना हो। ऐसे चुनाव कराना आसान मामला नहीं था। आसान मामला इसलिए नहीं था क्योंकि एक बड़ा देश था, लोग काफी अशिक्षित थे, उनको समझाना ये सब कुछ एक बड़ी बात थी। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था, फिर मतदाता सूची यानी मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक था। इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगा। देखो, अब चुनाव कराने से पहले, ठीक है, दो काम जरूरी थे। पहला, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। सीमांकन करना मतलब क्या है? बाउंड्री लाइन ड्रॉ करना। क्या करना? बाउंड्री लाइन ड्रॉ करना। अब बाउंड्री लाइन का मतलब क्या हो गया? इसका अर्थ ये हुआ, जैसे भाई आज हम लोग कहते हैं कि भाई ये भारत है और भारत की लोकसभा में 545 सीटें, ठीक है, जिसमें से 2 तो आप एंग्लो इंडियन हटाई दीजिए, तो 543 है। तो ये क्या करा? 543 सीटों में पहले डिवाइड करा गया,
तो भाई यहाँ पे 10 लाख लोग एक सीट, यहाँ पे 10 लाख लोग एक सीट, यहाँ पे 10 लाख, तो सबसे पहले ये बाउंड्री बना बना करके बनाना तो सही ना, क्या भाई ये एक लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा, ये दूसरा लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे पहले तो बाउंड्री लाइन ड्रॉ करना, ये एक बहुत बड़ा काम था, ये हो गया। उसके बाद तैयार करना मतदाता सूची, मतलब वोट, और दाता मतलब देने वाले, जो वोट देने वाले हैं उनकी एक पूरी लिस्ट तैयार करना, जिसे इंग्लिश में वोटर्स लिस्ट कहा जाता है। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, मुझे पता है आपने किताब में था पर नहीं पढ़ा होगा ठीक है ना, नहीं पढ़ा ना, इसलिए मुझे एक एक शब्द बताना पड़ता आप लोगों को, और पढ़ा होता ना तो शायद ये नहीं बताना पड़ता। तो मतदाता मतलब वोट देने वालों की सूची। अब भाई कितने लोग हैं जो 21 साल से ऊपर हो चुके हैं वोट देने के लिए, अब उनकी पूरी लिस्ट तैयार करना। अब आप सोच रहे कौन सी बड़ी बात है सर जी, लिस्ट तैयार हो जाए, घर घर जाओ, हाँ भाई 21 से ऊपर नाम, हाँ बहुत, इतना आसान नहीं था। क्या समस्याएं थी वो देखो। तो ये दो काम करना पहले जरूरी था। देखो 1950 तक अंतरिम सरकार चला रही थी, अब समय आ चुका था कि देश को निर्वाचित सरकार चलाए। निर्वाचित सरकार चलाने के लिए सबसे पहला जो जरूरी काम था कि क्या होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए, और चुनाव होने के लिए सबसे पहले संस्था बननी चाहिए, तो चुनाव आयोग बना। चुनाव आयोग ने कमान संभाली, उसने देखा भाई सबसे पहले दो काम जरूरी, सीमांकन करना और उसके बाद मतदाता सूची बनाना। मतदाता सूचियों का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए। तो जब पहली लिस्ट एक बार तैयार हुआ, पूरा एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, तो पता चला कि 40 लाख महिलाओं का नाम तो रह ही गया, और 40 लाख महिलाओं का नाम तो रहा जो रहा। और उसके अलावा जो जिन्होंने नाम लिखवाए या और करे, वो कैसे नाम लिखवाते थे। देखो पहले आपको पता है कि पति का नाम नहीं लिया जाता था, ठीक है ना, पति का नाम नहीं लिया जाता था। तो कोई जो औरत है वो कहती थी मैं उसकी बीवी हूँ साहब, ठीक है, मैं उनकी बेटी हूं जी, ठीक है। अब नाम आम नहीं तो काफी समस्या वहां पे जो अधिकारी थे उनको काफी समस्या होती थी। तो जब पहली लिस्ट जारी हुई तो सुशील कुमार सिंह जी ने बोला भाई इस लिस्ट को डिलीट करो, एक बार फिर से चेकिंग करो और फिर से पता लगाओ कितने लोग हैं। ये एक तस्वीर दिखाइए महिलाओं की जो वोटिंग लिस्ट में अपना नाम देख रही कि हाँ भाई हमारा नाम है, हमें वोट डालने दीजिए। आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इसका पूर्ण अवलोकन किया जाए और जरूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को हटाया जाए। तो अब चुनाव आयोग ने देखा कि इसको वापस से रिव्यू करा जाए कि क्या सही है क्या नहीं, और जहां जहां तक ऐसी प्रविष्टियां कोई गलतियां हैं कि इसकी बीवी उसकी बीवी है ये, तो उन नामों को सही कर करके या तो उनको सही कर दिया जाए, नहीं तो उनको हटा दिया जाए। इतने बड़े पैमाने का ऐसा काम दुनिया में अब तक नहीं हुआ था। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। देखिए अब ऐसा इतना बड़ा काम पहले दुनिया में कहीं नहीं हुआ, और जहां पर हुआ वहां पर इतने समस्याएं देखने को नहीं मिली। आप ये कहते हैं ना अमेरिका, ब्रिटेन, इन्होंने खुद ने 18-20 में आकर के तो महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया, ठीक है ना। ये फिर हमें समानता की बात कह करके जाते थे, खुद ने तो वोटिंग का अधिकार दिया नहीं। और भारत का संविधान इतना गौरवशाली है कि उन्होंने लागू होते ही सबको वोटिंग का अधिकार दिया, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू सबके साथ कर दिया। तो दुनिया में अब तक ऐसा काम नहीं हुआ था। और भारत में कितने मतदाता थे? 17 करोड़ मतदाता थे। ये सवाल पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि उस समय पहले लोकसभा चुनावों के लिए कितने मतदाता भारत में थे, तो कितने थे? 17 करोड़ थे। इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के 489 सांसद चुनने थे। इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे। देखो अब 3200 विधायक, मतलब उस समय जो जितने भी राज्य थे उन राज्यों की जो विधायक थी, विधानसभाएं थी, उनमें टोटल कितने विधायक बैठने वाले थे? 3200, 3200। ये पूछ लिया जा सकता है 1 मार्क्स में। सांसद मतलब लोकसभा के लिए कितने मेंबर चुनने थे? 489, ये भी पूछ लिया जाएगा 1 मार्क्स में। और टोटल मतदाता कितने हमारे पास? 17 करोड़। और 17 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे विद्यार्थियों 15%, सिर्फ और सिर्फ 17 करोड़ का 15% लोग ही थे जो पढ़े लिखे थे, जिनको पता था कि क्या करना है क्या नहीं। बाकी 85% की आबादी अशिक्षित आबादी थी, जिनको नहीं पता था कि वोट क्या होता है, डालना कैसे है, राजनीति क्या है, लोकतंत्र क्या है, नहीं पता। और आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, अगर लोगों से पूछे लोकतंत्र का मतलब उनकी नजर में पॉलिटिकल पार्टी लोकतंत्र, ये राजनीतिक दल है, इसको वोट देंगे जी, हमारा लोकतंत्र जिंदाबाद, ठीक है ऐसा। तो 15% साक्षर थे, अब 85% अशिक्षित जनता के साथ कैसे मतदान कराया जाए, एक बड़ा चैलेंज था। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा। तो अब देखो अब तो बड़ा आसान हो गया है, ठीक है, ईवीएम पे जाते हैं, वो चुनाव चिन्ह और नाम देखते हैं और बटन दबा देते हैं। पर उस समय 85% पॉपुलेशन जो ऐसी है मतदाताओं की जो शिक्षित नहीं है,
तो उनके हिसाब से वोटिंग करवाना जरूरी है। तो कुछ नया तरीका ढूंढना होगा। वो पढ़ेंगे कि मतदान का पहला तरीका कैसा था। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया। तो चुनाव आयोग ने 3 लाख अधिकारियों को अपॉइंट करा और उनको प्रशिक्षित, उनको ट्रेन करा। अब ये अधिकारी कौन है? ये जनरली गवर्नमेंट इंप्लॉइज होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इंप्लॉइज होते हैं। और एक और बात आपको बताऊं, हर जिला में जहां जहां चुनाव होते हैं वहां हर जिले में पूरे चुनाव की जिम्मेदारी पता है कौन संभालता है? कलेक्टर संभालता है। उस कलेक्टर के पास उस समय इतनी पावर है कि उसके जिले के अंडर में जितने भी ऑफिस आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस, वो किसी भी व्यक्ति की चुनाव में ड्यूटी लगा सकता है, उसको ट्रेन कर सकता है। एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रीजन अगर वो दे कि साहब मुझे ड्यूटी नहीं लगवानी, मेरे साथ ये बड़ी परेशानी है, तो ही छोड़ता है, नहीं तो नहीं छोड़ता। और उनको पता चल गया कि भैया इसने गलत झूठ बोल करके अपनी ड्यूटी कैंसिल करवाई थी, तो भैया किसी भी डिपार्टमेंट का हो, कलेक्टर उसी समय उसका डिजाइन तैयार करके घर भेज देता है, छुट्टी, बाय बाय, टाटा, अब अगले जन्म में सरकारी नौकरी करना है। ठीक है ना। तो 3 लाख लोगों को, अधिकारियों को तैयार करा गया चुनाव कर्मी बना करके। देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी। और ऐसे माहौल में चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी थी। देखो, अब भारी भरकम संख्या के हिसाब से तो ये पहला आम चुनाव अनूठा था ही था। इतने 17 करोड़ मतदाताओं को वोट दिलाना, उसके साथ एक जो बड़ी हमारी जनसंख्या थी मतदाताओं की, वो गरीब थी और वो अनपढ़ लोग थे। तो अब ऐसों से वोट डलवाना, उनको वोट के बारे में समझाना, अब पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा अपना एजेंडा समझाना, ये एक बड़ी बात थी। ये लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी थी। देखो, अगर उस समय के नेताओं को आप धन्यवाद बोलो, उस समय के नेताओं ने लोकतंत्र को स्वीकार करा। अगर वो सोचो इतनी समस्याओं को देख करके बोल देते हैं छोड़ो ना यार, जब भारत के लोग पढ़ लिख लेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तब लोकतंत्र को अपना लेंगे। अब भी कौन सी जरूरी है? 10 साल 15 साल तो इनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, इनको शिक्षित करो कि हाँ भाई लोकतंत्र क्या होता है क्या नहीं, फिर लोकतंत्र के चुनाव करा। नहीं, पर तरीका ढूंढा कि जो जैसे भी हैं इनसे वोट कैसे करवाया जा सकता है। वोट करने का कोई आसान से आसान तरीका ढूंढो और फिर इनसे वोट करो, पर लोकतंत्र अब भी ही लागू होगा। इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। तो पहले धनी देश, जो अमीर देश है, वहीं लोकतंत्र हुआ करता था, पर भारत में भी ये सफल हुआ। उस समय के बहुतेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। तो 1950 तक काफी देशों के में है महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, पर भारत ने दे दिया। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार पर अमल हुआ और यह अपने आप में बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था। और भारत में सार्वभौम मताधिकार मतलब सभी जो एडल्ट है, जो सभी वयस्क हैं, उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया, चाहे किसी वर्ग के हों, किसी समुदाय हो, को सबको दिया गया। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम था, एक बहुत बड़ा रिस्क भारत के नेताओं ने लिया। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। तो एक हिंदुस्तानी संपादक है, ठीक है, न्यूज़पेपर छापने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा यह इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। जुआ क्यों कहा गया? कि देखो, अगर हम सफल हो गए तो दुनिया में एक मिसाल चली जाएगी, साहब लोकतंत्र कहीं पर भी स्थापित हो सकता है, और नहीं हुए तो भारत की बदनामी होगी। देखो कैसे भारत ऐसा फैसला भी कैसे ले सकता था कि वहां पर लोकतंत्र हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा जुआ इसको कहा गया। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा, अब देखिए सुनते जाइएगा आप, ठीक है, किन इस परिस्थितियों में हमारे बड़े नेताओं ने लोकतंत्र को स्थापित करा और लोगों की बातें सुनी है। ठीक है ना। आप कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है क्या नहीं है, लोकतंत्र भी हमें बड़ी मुश्किलों से मिला है, दुनिया के ताने सुनकर के हमें लोकतंत्र मिला है। इसलिए कहता हूं बच्चों कि आप चाहे किसी को भी समर्थन करें, चाहे किसी के भी पक्ष या विपक्ष में रहे, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, संविधान जिंदा रहना चाहिए, ठीक है ना। और आप लोगों की लोकतंत्र और संविधान के प्रति जो आस्था, जो विश्वास है, वो जिंदा रहना चाहिए। अगर लोकतंत्र रहा, संविधान रहा, तो हम सुरक्षित हैं। हम जो नेता है उनके हिसाब से नहीं, नेता हमारे हिसाब से चलेंगे। पर जिस दिन लोकतंत्र खत्म हो गया, उस दिन नेताओं के हिसाब से हमें चलना होगा। तो इसलिए लोकतंत्र बचावा रहना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने बड़ी मुश्किलों से इस लोकतंत्र को स्थापित करा है। तो एक ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका है, वो क्या कहती है? वो जवाहरलाल नेहरू को कहती है, अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। तो ये पत्रिका कहती है कि जवाहरलाल नेहरू जी है ना, अपने जीवित रहते ये देख लेंगे कि अरे भैया कितना गलत फैसला लिया था हमने लोकतंत्र का, और ये जो सार्वभौम मताधिकार है ये असफल हो जाएगा, नेहरू जी के सामने ही असफल हो जाएगा। मतलब चैलेंज किया नेहरू जी को कि नेहरू जी आप देख ही लीजिए, असफल ही होगा सार्वभौम मताधिकार। वो भी आप जैसे देशों में ये चलने लग गया तो फिर तो वैल्यू नहीं रही लोकतंत्र की, ऐसा कहा गया। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था, ठीक है। तो इंडियन सिविल सर्विस का एक अंग्रेज नुमाइंदा, एक अंग्रेजी बंदा था, उसने कहा अपने आने वाला वक्त और आपसे कहीं ज्यादा जानकार दो बड़े विश्व में से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की बेहूदी नोटंकी देखेगा। तो ये क्या कहता है कि देखो अब और आने वाले समय में जो लोग हैं
वो दुनिया की सबसे बड़ी एक बेहूदी नौटंकी देखेंगे जहां पे अनपढ़ लोग, अनपढ़ गंवार लोग वोट डालने जाएंगे। मतलब नौटंकी बताया इसे, हम लोकतंत्र के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसको नौटंकी बताया, नौटंकी कर रहे हैं। इस नौटंकी को हम भी देख रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगी। परंतु ठहरिए बच्चों, जब मतदान होगा ना, मतदान के बाद इन सब के मुंह पर तमाचा लगेगा और हम ताला लगाएंगे, और ताला लगाकर चाबी मैं आपको देकर के जाऊंगा ठीक है, क्योंकि आप लोग देश का भविष्य हो। इस देश की एकता अखंडता को संभालना आपका जिम्मा है, इस देश की शान को संभालना आपका जिम्मा है, इस देश में लोकतंत्र को संभालना आपका जिम्मा है, इस देश के संविधान को संभालना आपका जिम्मा है, और माँ बाप का नाम रोशन करना भी आपका जिम्मा है। चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा तो 2 बार पोस्टपोन करा, और आखिरकार 1951 के अक्टूबर और 1952 तक फरवरी में चुनाव हुए। फाइनली चुनाव हो गए, यस, पहले लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। बहरहाल इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है। तो 1952 का क्यों कहा जाता है? क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुए थे। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लगे। देखो अब एक एक चीज में समझा देता हूं। चुनाव अभियान का मतलब क्या है? मतलब आप देखते हैं ना, देखो टाइम दिया जाता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। तो वो चुनाव अभियान का टाइम होता है, ठीक है। बड़े बड़े नेता हैं, रैलियां करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो चुनाव अभियान। मतदान का मतलब वो दिन जब वोट डलवाया जाता है, और मतगणना का मतलब वोटों की गिनती, तो जिस दिन गिनती करी जाती है वो। इन सब में टोटल कितना टाइम लगा? 6 महीने का टाइम लगा था। चुनावों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ, और ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कहीं कहीं पे एक एक व्यक्ति खड़ा हो गया और बस डायरेक्टली वो जीत गए। मुकाबला हुआ, कड़ा मुकाबला हुआ है। औसतन हर सीट पर 4 उम्मीदवार चुनाव लड़े, तो मतलब लगभग हर सीट पर 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, और 4 में से लोगों ने वोट डाला और 1 को चुना है। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के दिन अपना वोट डाला। तो इस चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली, और आधे से अधिक मतदाताओं ने, मतलब 17 करोड़ मतदाता थे, तो जितनों ने वोट डाला उसमें से जितने भी 50% से ज्यादा लोगों ने वोट इसमें डाला। मतलब आप कह सकते हैं 8.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने उस समय वोट डाला, और दुनिया के मुंह पे तमाचा मारा कि देखो हम लोग वोट दे सकते हैं, हमें पता है वोट क्या होता है, कैसे देते हैं, और लोकतंत्र स्थापित हो गया। और तुम लोगों को नहीं करना था, तुम बैठे बैठे वहां बातें बनाते रहो। चुनाव के परिणाम घोषित हुए, तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। तो चुनाव के परिणाम घोषित हो गए, और जो उन्होंने हार भी गए थे उन्होंने भी बोला नहीं, चुनाव आयोग ने बड़े ही निष्पक्ष होकर के काम करा है, हमारा कोई किसी से नाराजगी नहीं है, जो फैसला आया है हम उस फैसले को स्वीकार करते हैं। यह भी भारत के लोकतंत्र की बड़ी विशेषता है। सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था, तो मुंह पर ताला लगा दिया और ये पकड़ लो चाबी, ठीक है ना। कोई अब सवाल जवाब नहीं कर सकता था कि भाई कभी एक गरीब देश में, ठीक है, जहां 85% जनता अशिक्षित, वहां लोकतंत्र स्थापित हो सकता, हमने कर दिखाया है, ठीक है ना। कोई कभी पूछे अरे भाई को, जैसे अगर उस समय अपने जैसे लोग रहते हैं और आज जो ट्रेंड चलते हैं, ठीक है, जैसे तो जैसा वो बोलता कौन करता है भाई ऐसे देश में जहां पर 85% जनसंख्या अनपढ़ हो, कौन लोकतंत्र स्थापित करता है? तो अपन कहते हैं हमारा देश करता भैया, ठीक है, हम स्थापित करके दिखाते हैं। और भारत हमेशा से जाना ही नए मील के पत्थर स्थापित करने के लिए जाना जाता है, नई चीजें शुरू करने के लिए भारत हमेशा से जाना गया है, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया जो सार्वभौम मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना, गलती मानी कि हाँ, ऐसे इन्होंने कुछ बोला नहीं, इन्होंने माना कि ये जितने भी चुनावों पे जो लोग ये कह रहे थे कि भाई ये तो इस देश के लिए एक जोखिम भरा काम है, तो अब उनके मुंह पे, सबके मुंह पे ताले लग गए हैं, उनके संदेह को दूर कर दिया गया है, उनके डाउट को दूर कर दिया गया है। देश से बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। देश से बाहर के पर्यवेक्षक का मतलब है जो बाहर से इंडिया को ऑब्जर्व कर रहे थे, इंडिया कैसे लोकतंत्र, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में तो क्या था, एक नौटंकी चल रही है, एक ड्रामा सीरियल चल रहा है, आओ देखते हैं कैसे लोग वोट करते हैं। तो उनके लिए तो एक बड़ी, मतलब ऐसा चल रहा था मजेदार। पर जब वोटिंग हुई 50% से ज्यादा, तो वो तो हैरान हो गए, अरे यार हमारे यहाँ नहीं होती 50%, तो इनके कैसे हो गई। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग के बखूबी अंजाम दिया है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत है, सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। तो हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि भारतीय जनता ने इतिहास के लोकतंत्र में सबसे बड़े प्रयोग को, जो सबसे बड़ा प्रयोग था, क्योंकि हमारे लिए कठिन घड़ी थी परीक्षा की,
हमने उस परीक्षा को पास कर लिया, आज लोकतंत्र स्थापित है। तो बोले इस जोखिम से भारतीयों ने दिखा दिया कि हम इस जोखिम से नहीं डरे और हमने लोकतंत्र को स्थापित कर लिया। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और 1952 के जो आम चुनाव हुए वो पूरी दुनिया के लिए लोकतंत्र के इतिहास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई कि हाँ भैया लोकतंत्र कहीं पर भी स्थापित हो सकता है। लोकतंत्र गरीबी, अमीरी, पिछड़ापन, अगड़ापन नहीं देखता, शिक्षित अशिक्षित नहीं देखता। अगर देश कि जिन नेताओं के हाथ में लीडरशिप है, जिनके हाथ में देश की डोर है, अगर उन्होंने ठान लिया कि हमें यह काम करना है, हमें लोकतंत्र स्थापित करना है, तो वहां लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराया जा सकता है। तो अब ये नहीं कह सकते आप कि सिर्फ और सिर्फ अमीर और धनी देशों में ही लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। आप कहीं पर भी हो सकता है, चाहे गरीब हो चाहे अशिक्षित देश हो। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। तो लोकतंत्र कहीं पर भी अमल हो सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी महाद्वीप के किसी भी देश में, चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही हो, कहीं पर भी हम लोकतंत्र को स्थापित कर सकते हैं। और ये मिसाल किसने दी? ये मिसाल दी हमारे प्यारे भारत ने। ये मिसाल दी हमारे उस समय के जितने भी मतदाता थे उन्होंने, मतलब हमारे पूर्वजों ने ये मिसाल दी है पूरी दुनिया को। हमारे नेताओं ने मिसाल दी है कि लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। तो चलिए आज के लिए अपना इतना ही। और आपका कोई डाउट कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा बच्चों, और बताइएगा इस लोकतंत्र की जो हमने आज शुरुआत करी, जो हम पढ़ना शुरू करा, इस आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। और बच्चों पढ़ते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए और इतनी मेहनत करिए कि एक दिन आपका बोर्ड टॉपर्स में नाम हो, आपके माता पिता का सीना चौड़ा हो, गर्व से वो कहे कि मेरे बेटे के, मेरी बेटी के 100 में से 100 राजनीति विज्ञान में आए हैं। बस मेहनत करते जाइए बच्चों, ठीक है ना। और जैसे क्या चाहता है कि देश को आगे बढ़ाना, तो देश को आगे बढ़ाने के लिए बस इतना सा काम करिए, जो आप काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से करिए। और अभी आपका काम पढ़ना है, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इस चैनल को बढ़ाते रहिए, ये प्लेटफॉर्म सब तक पहुंचाइए, जहां तक आप पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाइए। और लोगों को कहिए कि आप भी पढ़ो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।